यस, सो राइट आंसर इज 4। ओके, द प्राइस इज सेट इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान में रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब कब होता है, इसी को कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी, राइट। किसी भी, आज हम मार्केट में बेसिकली इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है। फॉर एन इंडिविजुअल मार्केट एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन, सो द आंसर इज द प्राइस इज सेट इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप कोई चीज वैल्यू अगर 125 रुपीज की आप बेच रहे हैं, तो वो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। एंड हाउ इट विल बी? it will be when the price is set equal to the marginal cost, right? So last unit of the cost is equal to the margin, so marginal cost के इक्वल होना चाहिए आपकी प्राइस, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर्स क्या है? बताइए। बहुत टाइम लग रहा है बताने में। यस, सो राइट आंसर इज 3। दो जो आर आंसरिंग 3, A2B4C1D3, दे आर करेक्ट, राइट? हाउ इट इज? सो ध्यान रखें, गीत हैज आंसर दिस क्वेश्चंस। सो बेबी बूमर्स उसको बोलते हैं 1946 टू 1964, बिकॉज ये बेसिकली जो पॉपुलेशन बढ़ा एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राइट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ये सारी चीजें लिखते रहें, याद करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। So population increases rapidly after the Second World War, and that productions was basically, कह सकते हैं वो बेबी बूमर्स, वो लोगों को बेबी बूमर्स कहते हैं। मिलेनियल, दैट इज B4, ओके, 1980 टू 1995, ये लोग मिलेनियल में पैदा हुए हैं। सीनियर्स, सीनियर्स इज बेसिकली 65 ईयर्स और ओल्डर, जिनकी एज 65 साल और 65 से ऊपर, उनको सीनियर्स। जेनजी, दैट इज बिस, यस, जेनजी इज द 1996 टू 2005। ध्यान रखेंगे, दिस आर द ईयर्स विच यू हैड टू अलाइन विथ द टर्मिनोलॉजीज, राइट? जेनजी किसे बोलते हैं, सीनियर्स किसे बोलते हैं, मिलेनियल किसे बोलते हैं, बेबी बूमर्स किसे बोलते हैं, राइट? यू हैव टू लर्न, रिमेंबर एंड रिवाइज, ठीक है। नेक्स्ट एवरीवन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉट द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ में क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस भी सॉफ्टवेयर बताना है। जल्दी से बताएंगे आंसर तब तक। एवरीवन, चलिए, सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हियर। एवरीवन, लेट्स चेक। यस, ट्रू, वेरी गुड, दो जो हैड आंसर टू, दे आर करेक्ट। सो ध्यान रखेंगे, SPSS क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या है? SPSS क्वांटिटेटिव, डेडूजी क्वालिटेटिव, एनविवो क्वालिटेटिव, जामिवो क्वांटिटेटिव, राइट, एटलस क्वालिटेटिव। सो ये आपको क्वालिटेटिव 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 क्वांटिटेटिव, राइट? सो ये ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से ये सारे क्या है, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं, राइट? डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। नोटेड एवरीवन, क्लियर? एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। चलिए,
एवरीवन, अगर 24 फ्रेम पर सेकेंड को आप के लेस देन फिल्म करेंगे तो मोशन क्या अपीयर होगा? एवरीवन, ओनली वन आंसर एंड दैट इज करेक्ट, फास्टर। ठीक है। फ्रेम पर सेकेंड जिसको बोलते हैं एफपीएस, राइट? एफपीएस को क्या बोलते हैं? फ्रेम पर सेकेंड। सो जो आपके परसिस्टेंस ऑफ विजन बनती है, जो 1 सेकेंड की जो वीडियो होती है, वो बेसिकली इस तरीके से होती है, 24 फ्रेम। यस, 24 फ्रेम पर सेकेंड इज दिस ना। सो 1 सेकेंड का 24 फ्रेम। वैसे ही 1 सेकेंड का मान लीजिए 48 फ्रेम। ये 1 सेकेंड का 20 फ्रेम। राइट? सो होगा क्या? नाउ हाउ द मोशन विल अपीयर इन टू दिस, राइट? तो 24 फ्रेम एक स्टैंडर्ड है, दिस इज द स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। जब इससे लेस शूट होगा, फिल्माया जाएगा, पिक्चर बनाई जाएगी, इस 24 फ्रेम पर सेकेंड से नीचे रख कर वीडियो शूट की जाएगी, तो मोशन क्या होगा? राइट? सो दिस इज व्हाट मोशन फास्ट होगा। राइट? यहाँ पे मोशन स्मूथ होगा, यहाँ क्या होगा? स्लो होगा। यानी स्लो मोशन के लिए हमें फ्रेम्स ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा फ्रेम होगा उतना स्मूथ स्लो मोशन होगा। ठीक है, उतना स्मूथ स्लो मोशन होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से स्लो मोशन होगा जितना ज्यादा फ्रेम होगा। और जितना 24 से फ्रेम जितना कम होगा उतना मोशन फास्ट होगा, राइट? उतना मोशन फास्ट होगा। तो आप लोग बताएंगे, जब ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, तो आप बताइए कि जो टाइम लैप्स में हम लोग वीडियो बनाते हैं, जो मोबाइल में फंक्शन होता है, जल्दी 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 होती है, तो टाइम लैप्स में वीडियो जो है बेसिकली 24 फ्रेम से कम होगा या ज्यादा? एवरीवन, लेस और मोर? if we are capturing the video on time lapse, so it will be less than 24 or it will be more than 24? फास्ट दिखाना है तो हमें फ्रेम कितना चाहिए, कम या ज्यादा? स्लो, स्लो। स्लो में टाइम लैप्स बनता है जितना, मतलब बेसिकली आपको टाइम लैप्स में कम रखना पड़ेगा, लेसर फ्रेम। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। आई एम राइटिंग इट हियर, जस्ट वेट। मोर फ्रेम इक्वल टू स्लो मोशन, लेस फ्रेम इक्वल टू फास्ट मोशन। अब समझ में आ जाएगा एवरीवन? अब क्लियर है? क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, नाउ बताएंगे एवरीवन। 1966 में प्रेस काउंसिल was established by the Act of Parliament in the 1966. The first president's full name was Justice N. N. Rajagopala Iyengar, राइट? ये पूरा नाम यही था।
सर मुझे ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म, पूछिए बताइए। सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन में ना सर एक डाउट था। हम्म। मैं एक मिनट निकाल रही थी। हाँ। सर ये जो है, हाँ, जस्टिस ए एन ग्रोवर 1979 से 85 है, और सेम जस्टिस ए एन सेन के साथ है कि वो 1979 से 85 तक थे। सर ये सही है क्या? मतलब दोनों सेम ईयर, दोनों कहाँ का पे सेम ये ईयर है। आपको क्विक रिवीजन में मिला? सर ये मैं हाँ सर, ये मैं कहीं से पढ़ रही थी तो वहां पे मैं देखी थी। थोड़ा इसको ईयर लिख लेंगे, थोड़ा एन ग्रोवर का आप ईयर हाँ, 1968 से 1973। ठीक है। 19। अच्छा सर, ये जस्टिस एन राजा गोपाला का सर 1968 से 76 है। 19, हाँ इसका ईयर से एक बार आप इसको ना, बहुत जगह पे कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर। जी। आप क्या करेंगे ना, हाँ। बस ऑर्डर याद रख लीजिए, ऑर्डर किसके बाद क्या है। इसको ईयर से आपको कभी क्वेश्चंस नहीं आया है ना आज तक आया है, मैं आपको बताऊं, ईयर्स को लेकर आना आप परेशान भी रहेंगे और उसको स्ट्रेस में रहेंगे बहुत ज्यादा कि क्या करूं, ये कहीं पे ये है कहीं पे वो है। आप सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले कौन थे प्रेस काउंसिल के चेयरमैन? जी आर मुदोलकर, राइट। जस्टिस जे आर मधुलकर। हाँ। अब उसके बाद कौन थे? एन राजा गोपालाचार्य। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रखना है, बस नाम नाम का, ठीक है। आप इसको लेकर परेशान मत होइए, वैसे अगर ईयर लिखना है तो जहां तक मुझे याद है ये उसीलिए मुझे उस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको सोर्सेस को देख लेंगे, ये सोर्सेस मुझे लगता है दैट इज मोर रिलायबल, राइट। एन ग्रोवर 1968 टू 73, एन से 1977 टू 85। तो ये बेसिकली इस बीच में कुछ समय के लिए टेन्योर पीरियड के लिए आए हैं और फिर चले गए हैं, मतलब ज्यादा लंबे समय ओके सर। नहीं हुआ है। ठीक है। तो उससे बेसिकली आप कंफ्यूजन हो, थोड़े 2 महीने के लिए नियुक्त होते हैं, जैसे 12 महीने होते हैं ना, जनवरी से लेके दिसंबर। तो इसमें कुछ महीने नियुक्त हुए अपॉइंटेड टेन्योर कुछ चीज़ों के लिए। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। ठीक है। और फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर क्लियर है एवरीवन? सो याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइम द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिलेटेड टू दिस कि एन राजा गोपाल अयंगर का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो प्रेस काउंसिल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। नाउ, एज पर जोसेफ वी मैसिकली द व्हाट इज द सिक्स्थ सी ऑफ सिनेमाटोग्राफी? चलिए सभी लोग आंसर देंगे। देखिए, ये जोसेफ वी मैसिकली के ऊपर 6 सी ऑफ सिनेमाटोग्राफी के ऊपर जो है वीडियोस बना हुआ है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच दैट वीडियोस, पर्टिकुलर वीडियोस। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। शॉर्ट वीडियो आप देखा कीजिए, शॉर्ट वीडियो अगर नहीं देखेंगे सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो ध्यान में रखेंगे, ये सारे कैमरा एंगल्स हो, पहला। दूसरा कंटिन्यूटी। थर्ड कटिंग। फोर्थ क्लोजअप्स। फिफ्थ कंपोजिशन। एंड सिक्स्थ चिटिंग। व्हाट इज चिटिंग इन इट? क्या सिनेमाटोग्राफी में ये सीख, चीटिंग का मतलब क्या है? चीटिंग में थोड़ा रियलिटी को मैनुपुलेट करना होता है, राइट। जैसे फ्रेम बदल कर एक इल्यूजन क्रिएट करना, ठीक है। फ्रेम बदल कर एक इल्यूजन क्रिएट करना ताकि रियल सीन लगे, ठीक है। सो ये चीटिंग ही है, चाहे वो एंगल से आप चीटिंग करें, चाहे वो लाइटिंग से या फ्रेमिंग से। उसको मैनिपुलेट करके बेसिकली यू जस्ट क्रिएट एन इल्यूजन जो सीम्स एज एन
रियलिस्टिक, राइट? क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है? और डाउट पूछा कीजिए, दिस वाज अ वेरी गुड डाउट, राइट? और आपको अटेंशन उस पे नहीं करना है, आपको याद करते जाना है, ठीक है? तो इसी तरीके का डाउट कुछ भी होता है जहाँ पे लगता है, बिल्कुल खुलकर पूछिए, राइट? चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 7। रोमन जैकॉब्सन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सन, सन, ठीक है? रोमन जैकॉब्सन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है? पहला रेफरेंशियल, दूसरा इमोटिव, जो कि आपके क्वेश्चंस में जस्ट इसका अपोजिट है, कॉनेटिव, राइट? फैटिक, लिख लेंगे, ये सब एडिशनल नॉलेज है। मेटालिंगुअल, पोएटिक, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर कि द वे इन विच अ मैसेज इन्फ्लुएंस अ रिसीवर, राइट? द वे इन विच अ मैसेज इन्फ्लुएंस अ रिसीवर, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है? द मैसेज विच इन्फ्लुएंस अ रिसीवर, it is what basically as per this model of communications, and that is called conative, right? That is called conative functions. Conative functions क्या होता है? ये receiver oriented functions होते हैं, receiver oriented function। इनका मेन एम होता है रिसीवर को इन्फ्लुएंस करना, एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना, राइट? क्या? एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। तो दिस इज व्हाट हेयर इट इज कॉनेटिव, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इमोटिव, राइट? सो याद रखेंगे, व्हेन इट इज लाइक, एग्जांपल के लिए अगर बताऊं कि कैसे, जैसे बोला कमांड आया कि दरवाजा बंद करो, राइट? तो यहाँ स्पीकर जो है वो सीधे लिसनर से एक्शन करवा रहा है, डायरेक्ट, राइट? जैसे मैंने बोला मुझे मैसेज भेजो, तो रिसीवर को मोटिवेट किया जा रहा है, राइट? सो इसी तरीके से रिक्वेस्ट को, एडवर्टाइजिंग का हो, क्लासरूम का एग्जांपल हो, कमांड के रूप में हो, तो हर जगह हम क्या करते हैं? बेसिकली वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रिसीवर थ्रू द एडवर्टीजमेंट, थ्रू रिक्वेस्ट, थ्रू कमांड, थ्रू सम मोटिवेशन, राइट? सो दैट इज व्हाट इट कॉल कॉग्निटिव फंक्शंस दैट यू इन्फ्लुएंस द रिसीवर्स, राइट? तो जिस सेंटेंस में ध्यान में रखेंगे करो, जाओ, बाई, प्लीज डू जैसा टोन अगर हो, तो आप समझिए क्या है वो, कॉग्निटिव फंक्शंस का यूज हो रहा है, राइट? क्लियर? इफ इट इज क्लियर, राइट यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान में रखेंगे। देखिए कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, शटर स्पीड क्या है, जैकॉब्सन मॉडल क्या है, और बाकी सारी चीजें, राइट? सो इट्स टेक टाइम। बाकी बताइए। वन आंसर आई रिसीव्ड, गर्विता हैज आंसर्ड, व्हाट अबाउट द अदर्स? जल्दी से आंसर देंगे। चलिए, दो लोगों का आंसर है 4, 3 का आंसर है 4, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे शटर स्पीड की बात हो रही, टॉपिक क्या है? शटर स्पीड है टॉपिक, राइट? क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? बिगनिंग फ्रॉम इल्यूजन ऑफ मोशन इमेज टू कंप्लीट फ्रीज इमेज, राइट? एक है यहाँ इल्यूजन ऑफ मोशन, मतलब
स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट है जहां से ये स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, राइट, इट इज स्टार्ट। और यहां से कंप्लीट फ्रीज इमेज, फ्रीज इमेज, ठीक है, मतलब बिल्कुल रुका हुआ, एकदम कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, राइट। तो शटर स्पीड का बेसिकली यहाँ पे खेल समझिए क्या है, ठीक है। तो शटर स्पीड जितनी स्लो होगी, राइट, जितनी स्लो होगी, स्लो का मतलब 1/4, 1/8, ये सारे क्या हैं, स्लो हैं। तो शटर स्पीड जितनी स्लो होगी उतना ज्यादा मोशन क्या होगा, ब्लर होगा। शटर स्पीड को स्लो रखोगे, कम रखोगे, तो क्या होगा, उतना ज्यादा ब्लर होगा, उतना ज्यादा इल्यूजन क्रिएट होगा, राइट, इल्यूजन ऑफ मोशन क्रिएट होगा। और वही चीजें जितनी शटर स्पीड जितनी फास्ट होगी, लाइक 1/2000, 1/4000, जितनी शटर स्पीड फास्ट होगी उतना ज्यादा फ्रीज होगा इमेज, यानी बिल्कुल रुका हुआ, फ्रीज, राइट। यानी शटर स्पीड कम तो ब्लर, और कंप्लीट इमेज तब होता है जब शटर स्पीड बहुत फास्ट हो, जितनी ज्यादा स्पीड उतना मोशन में आपको वो ब्लर और क्लैरिटी और कंप्लीट चीजें दिखेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फैन जो है पूरी तेज स्पीड से घूम रही है, ठीक है। अब इसको आपको पूरा कंप्लीट फ्रीज इमेज लेना है, बिल्कुल कंप्लीट फ्रीज इमेज, रुका हुआ पंखा चाहिए, ऐसा फोटो। पंखा बहुत तेज से घूम रही है, नेकेड आई से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि पंखा रुका हुआ है या है, लेकिन कैमरा में उतना वो है वो चीजें कि बिल्कुल उसको कंप्लीट फ्रीज इमेज बना सकते हो। तो कंप्लीट फ्रीज इमेज बनाने के लिए हमें फैन का जो अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं तो हमें स्लो शटर स्पीड रखना पड़ेगा या फास्ट, एवरीवन, स्लो शटर स्पीड रखना होगा या फास्ट, in order to get the complete freeze image of a fan? Yes, we have to keep fast, नहीं नहीं, स्लो कैसे, स्लो नहीं, बिल्कुल नहीं, फास्ट रखना पड़ेगा। जो क्रिकेटर लोग खेलते हैं, जो फुटबॉलर फुटबॉल खेलते हैं, राइट, जो प्लेयर्स होते हैं दौड़ते भागते हैं, उनका स्टिल इमेजेस चाहिए आपको, स्टिल वही होता है कंप्लीट फ्रीज इमेज। दौड़ रहे हैं, और एथलीट हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और पूरा आपको रुका हुआ फोटो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शटर स्पीड को फास्ट रखेंगे। तो जितना ज्यादा शटर स्पीड फास्ट होगा उतनी आपकी जो इमेज है वो फ्रीज होगी, राइट, मोशन में, मोशन की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर, एवरीवन, इट इज क्लियर। चलिए, गुड। नेक्स्ट, बताइए, ईयर, ईयर याद रखिए जरूर। मैं तो बार बार कहता हूँ, जैसे ही न्यूज़पेपर का क्वेश्चन देखता हूँ मुझे यही याद आती है कि बेसिकली लॉन्चिंग ईयर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इसको तो मत छोड़ो आप, क्योंकि इससे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी बहुत आता है, और आपके कितने सारे काम निकल जाएंगे। न्यूज़पेपर अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ लिए तो आपको लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस आप इजिली कंप्लीट अच्छे से कर पाओगे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, yes, so what is the right answer, everyone is answering 2, right? चलिए, सो टाइम्स ऑफ इंडिया दैट इज 1861, एक्चुअली ये है 1838, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली 1838 जो है और 1861, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस कुछ आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व करना है, लाइक बी पे आते हैं, द पायनियर, राइट। तो पायनियर 1866, ये बिल्कुल सही है। द ट्रिब्यून 1888, राइट, द ट्रिब्यून 1880, राइट, ये भी सही है। द स्टेटमेंट 1875। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी चीजें
ठीक है, आपको ओरिजिनल जो है वो ये नहीं देंगे। बेसिकली वो कुछ पर्टिकुलर उस लॉन्चिंग का, जैसे कुछ बहुत बार नाम भी चेंज हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया का। पहले अगर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो नाम कई बार चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहले कुछ और नाम था, फिर जाके धीरे 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 1861 में वो बकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से हुआ, तो वो उसका ईयर दे देते हैं। लेकिन वेन इट इज सिंस स्टार्ट, 1838 से स्टार्ट है ये। इज क्लियर? ओके, now the question is here, in which of the following methodologies is the size of the sample determine the theoretical saturation? कौन सी मेथोडोलॉजी? देखिए मेथोडोलॉजी तो आप पता है ना, मेथोडोलॉजी क्या होती है। मेथोडोलॉजी इज द ब्लू प्रिंट ऑफ योर स्टडी। क्या है? ब्लू प्रिंट ऑफ योर स्टडी, पूरा ढांचा खांचा, राइट, जो भी बोले, वो आपके पूरे रिसर्च का मेथोडोलॉजी पार्ट होता है, जहाँ पे आप पूरा ब्लूप्रिंट के फॉर्म में आप बेसिकली सारी डिटेल बताते हो कि कितना सैंपल साइज है, कितना पॉपुलेशन है, कितना जो है आपने किस टूल से आप एनालिसिस कर रहे हैं। वो मेथोडोलॉजी होती है रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे। Now, the question is about कि in which of the following methodologies is the size of the sample determined by theoretical saturations? मतलब saturations का पता है? saturation उस स्टेज को बोलते हैं जहां पे बिल्कुल उसका पिक पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ये जो बोलते हैं, दिस इज व्हाट कॉल सैचुरेशन, ठीक है। सो theoretical saturation, that determine the theoretical saturation, what the size of the sample basically comes under which methodologies. So right answer of the this question is grounded theory, right? तो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली हम ज्यादातर क्या करते हैं बाकी मेथोलॉजीज में, पहले हमने 500 सैंपल लिया, हमने 500 सैंपल पे पूरा सर्वे किया, और सर्वे करके डेटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस किया, फिर उसके बाद जो भी सारी चीजें किया, ठीक है। इसमें सैंपल पहले डिसाइड नहीं होता। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इंटरव्यूज ले रहे हैं इंटरव्यूज, एक वन इंटरव्यू लिया, दूसरा इंटरव्यू लिया, तीसरा इंटरव्यू लिया, चौथा इंटरव्यू लिया, जब तक रिपीटेटेड ऑफ आंसर्स नहीं आ जाते हैं, जब तक आंसर्स रिपीट नहीं होने लग जाते हैं, बार बार आप वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, वहां पे आकर आप छोड़ देते हो सैंपल को कि नहीं अब नहीं लेना है सैंपल, क्योंकि बार बार आंसर और रेस्पॉन्सेज जो हो रही है वो रिपीट हो रही है, राइट। सो ये सैचुरेशंस जो है वो सैंपल डिसाइड करता है कि साइज क्या होगी, ठीक है। बेसिकली वो मेथोडोलॉजी डिसाइड करता है कि वो सैंपल का साइज क्या होगा। तो वो कौन सी मेथोडोलॉजी है? वो ग्राउंडेड थ्योरी है। तो ग्राउंडेड थ्योरी में बेसिकली फिलोसफिकल काइंड ऑफ रिसर्च की जाती है, जहाँ पे थ्योरी को डेवलप किया जाता है। तो जब थ्योरी डेवलपमेंट की बात होती है, तो सैंपल हम पहले से फिक्स नहीं करते हैं, हम काम करते जाते हैं, और सैंपल वहां पे ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है जब आंसर से रिपीट होने लग जाते हैं, राइट। इट्स क्लियर? क्लियर, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चंस होता है तो आप जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। सो पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या है उसका स्टेटस, आप लोग जरूर शेयर करते रहेंगे। इफ यू वांट टू डिस्कस विथ मी पर्सनली, अगर आप पर्सनली डिस्कस करना चाह रहे हो, सो यू मे कॉल ऑन सैटरडे एंड संडे, राइट। 2 दिन आप कॉल कर सकते हो। सो कभी भी आपको अगर मोटिवेशंस पार्ट से हो, सिलेबस पार्ट से हो, प्रिपरेशंस पार्ट से हो, राइट, क्वेश्चंस कोई डाउट्स हो, सो यू कैन कॉल अस, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। We'll meet in the upcoming class on next day.